बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। बड़ी ठंड थी उस दिन 3 दिसंबर 2014 की सुबह, जब 4 लोग हिमाचल प्रदेश कंपनी रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंचे। उनमें से 3 चीनी नागरिक थे, शैनज़ैन इलाके से बिन लाओ, ज़ैंग जी और ज़ैंग शैनो, और चौथे शख्स थे एक रहस्यमय नए दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग। हमें कंपनी रजिस्टर करवानी है, ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी काम क्या करेगी? भारत में वीवो फोन का डिस्ट्रीब्यूशन। बोले बिन लाओ। अरे साहब, लोगों के लिए चाय मंगवाओ, चाइना से आया। कंपनी का पता? सोलन, हिमाचल प्रदेश। उन्होंने ये प्रक्रिया भारत के अलग अलग राज्य में दोहराकर ऐसी 22 कंपनियां स्थापित की। जब से चीनी स्मार्टफोन कंपनियों ने 8-10 साल पहले यहाँ एंट्री की, तब से उसने भारतीय बाजार के 61% हिस्से पर कब्जा कर लिया। लेकिन दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, बावजूद इसके कि वीवो इंडिया ने इन सालों के दौरान 1,25,000 करोड़ से अधिक की बिक्री की। इसने कभी भी प्रॉफिट नहीं बताया। कुछ गड़बड़ी को भांपते हुए सितंबर 2019 में आरओसी ने बिन लू की शिमला स्थित कंपनी को नोटिस भेजा, पिछले 2 सालों में कोई वित्तीय रिपोर्ट न दर्ज करने के मामले में। मगर आश्चर्य से नोटिस रिटर्न आया, ये बताते हुए कि रिकॉर्ड में जो पता बताया गया वो गलत था। 2019 में जब कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने और खोजा तो पता चला कि दिया गया पता हकीकत में एक सरकारी बिल्डिंग थी, और जो कंपनी द्वारा दिए गए एकांतर पता यानी कि ऑल्टरनेट एड्रेस, ये सीनियर सरकारी अधिकारियों का स्टाफ क्वार्टर है। आप क्या बिनलू बोले जा रहे हैं? अंततः दिसंबर 2021 में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों की नींद खुली और दिल्ली के कालकाजी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। लेकिन जब तक प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कदम उठाया, उसके पहले ही 2018 में बिन लू देश छोड़ चुका था। जैसे ही बिन लू के 2 सहयोगी ज़ैंग जी और ज़ैंग शैनो को एफआईआर की खबर मिली, वो भी नेपाल भाग गए। ईडी को और भी हैरानी हुई जब उन्होंने पाया कि बिन लू तो हकीकत में वीवो चाइना का एक पूर्व वरिष्ठ कर्मचारी था, जो जाहिर तौर पर भारत आया था, और यहाँ हम ईडी के लफ्ज का उपयोग कर रहे हैं वित्तीय आतंकवाद फैलाने के लिए। बिन लू की 22 फर्जी पते वाली मुखौटा कंपनी में एक भी कर्मचारी नहीं था, मगर बैंक खाते खोलने के लिए सारे नकली दस्तावेज दिए गए, जिसका इस्तेमाल किया अवैध रूप से। वीवो इंडिया के पिछले 8 सालों का 1.25 लाख करोड़ रुपए की बिक्री का आधा मूल वीवो चाइना को भेजने के लिए ऐसा कथित तौर पर किया गया ताकि वो भारत में कोई टैक्स न दे। भारतीयों से पैसा कमाया, लेकिन सरकार को अपना बकाया भुगतान करने से मुकर गए। और याद रहे, ये वही कंपनी है जिसने 2017 में आईपीएल को 5 साल के लिए 2,199 करोड़ में प्रायोजित किया था। विडंबना ये है कि उनकी टैगलाइन थी लव इंडिया लव वीवो। हालांकि उन्हें बीच में ही स्पॉन्सरशिप वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब 2020 में गलवान घटना के बाद भारतीयों की भावना चीनी कंपनियों के प्रति बदली, घोटाले का पैमाना जब समझ आया, तब ईडी ने वीवो इंडिया के 44 कार्यालयों पर छापा मारा और उनके बैंक खातों में पड़े 465 करोड़ रुपए पर कब्जा करके फ्रीज करवाया, जिसमें 67 करोड़ रुपए की जमा डिपॉजिट भी शामिल थी। ईडी की इस कार्यवाही ने पूरे वीवो इंडिया के कारोबार को रोक दिया, जिस वजह से उन्हें मदद के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हम बिना बैंक खातों के अपना बिजनेस कैसे चला पाएंगे? बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीवो इंडिया की बात मानी, मगर एक शर्त पर। आपको 950 करोड़ की गारंटी देनी पड़ेगी, जो उन्होंने दी। इस निर्णय से वे अपना 330 लाख यूनिट का कारखाना जारी रख पाए और देश के 70,000 दुकानों में अपने फोन को सप्लाई कर सके। दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने हलफनामे में वीवो इंडिया ने मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय आतंकवाद के गंभीर आरोपों का खंडन किया, दावा करते हुए चीन को जो पैसे भेजे गए वो खास सामग्री और सेवाओं के लिए भेजे गए थे। वैसे ये वीवो इंडिया की भारतीय कानून के साथ पहली टकराव नहीं। जून 2020 में सब इंस्पेक्टर आशाराम मेरठ में एक फोन की दुकान पर गए। मेरा फोन ठीक कर दीजिए। जी साहब, 2,605 रुपए होंगे। लेकिन जब उन्होंने फोन एक्टिवेट करने की कोशिश की तो एक एरर आता रहा। आगे जांच करने पर उन्होंने पाया कि फोन के बॉक्स पर छपा IMEI नंबर उनके डिवाइस के नंबर से अलग था। साइबर सेल द्वारा 5 महीने की लंबी जांच से पता चला कि 13,500 से ज्यादा वीवो फोन के एक ही IMEI नंबर थे।
अगर कई अलग फोन में एक ही IMEI नंबर हो तो पुलिस के लिए अपराधियों को ट्रैक करना या अपराध सुलझाना मुश्किल हो जाता है। यही कारण था कि 2017 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने हर एक स्मार्टफोन के लिए अलग IMEI नंबर होना जरूरी कर दिया। इसे संयोग कहे या किस्मत, वीवो इंडिया की सहयोगी कंपनी ओप्पो इंडिया चीनी बीबी के ग्रुप का हिस्सा एक साथ टैक्स चोरी करने के लिए भारतीय अधिकारियों की नजरों में आए। अविश्वसनीय रूप से वीवो की तरह ओप्पो भी वित्त वर्ष 2019-20 में 48,000 करोड़ रुपए के फोन बेचने के बावजूद भारत में कभी लाभ नहीं कमाया। इसका शुद्ध घाटा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। यहाँ राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने पाया कि उन्होंने 4,389 करोड़ रुपए की सीमा शुल्क की चोरी की थी। शुल्क छूटों का गलत इस्तेमाल करके आयातित वस्तुओं की गलत घोषणा करना और आयातित पुर्जों के मूल्य में रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क को न शामिल करना। वीवो और ओप्पो की तरह एक और चीनी मोबाइल कंपनी शाओमी इंडिया DRI के अनुसार रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क के नाम पर चीन को अपने भारत में कमाए गए पैसों को भेज रहा था। हालांकि दूसरों के विपरीत शाओमी इंडिया कम से कम मुनाफा तो कमा रहा था और करों का भुगतान भी कर रहा था। उन्होंने उल्टा ED पर आरोप लगाया कि उनके अधिकारियों ने जांच के दौरान शाओमी के अधिकारियों को शारीरिक हिंसा की धमकी दी, लेकिन इस आरोप को ED ने निराधार बताया। हालांकि भारत में चीनी दूतावास में हड़कंप मचा। चीनी उद्यमों में भारत द्वारा बार बार जांच करना उनके बिजनेस संचालन को बाधित कर रहा है। एक और चीनी कर्मचारी को इस साल मई में 1 तारीख को नई दिल्ली हवाई अड्डे पर रोका गया और उसे उड़ान भरने से मना किया गया। हुआवे इंडिया के CEO ली शियोंगवी अपनी कंपनी की ओर से एक बैठक में भाग लेने के लिए बैंकॉक जा रहे थे, मगर आयकर विभाग द्वारा लुकआउट सर्कुलर के तहत उन्हें रोक दिया गया। आरोप लगाया गया कि हुआवे इंडिया ने पिछले 6 सालों में अपनी 9 समूह कंपनियों को रॉयल्टी भुगतान, तकनीकी सेवा और व्यापारिक वस्तुओं की खरीद आदि में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक सौंपा। और इसके CEO ली ने जानबूझकर खाते, ईमेल, कंपनी अकाउंट और प्रमुख व्यक्तियों की जांच करने में अड़चन डाली। लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने की मांग करते हुए ली ने बॉलीवुड फिल्म माय नेम इज खान की डायलॉग बाजी दिल्ली उच्च न्यायालय में की। मैं एक चीनी हूँ, टेररिस्ट नहीं। जरूर सही होगा, मगर ऐसा क्यों कि केवल चीनी मोबाइल कंपनियां भारत के कानून का उल्लंघन करती हैं? खास तौर से हुआवे, जो अनौपचारिक रूप से भारत में और आधिकारिक तौर पर कई पश्चिमी देशों में बैन की गई, इस शक से कि वो अवैध तौर से कम्युनिस्ट पार्टी CCP को गुप्त जानकारी देते रहते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत में 61% मार्केट शेयर और 25 अरब डॉलर की बिक्री होने के बावजूद वे अभी भी घाटे में चल रहे हैं? इन घटनाक्रमों के बाद कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने भारत में पंजीकृत 500 से ज्यादा चीनी कंपनियों के खातों की जांच शुरू की और कुछ मामलों में चीनी कंपनियों के निदेशकों, शेयरधारकों और लाभार्थियों के विवरण की सूचना मांगी। सरकार ने कुछ वक्त के लिए 12,000 रुपए से कम के मोबाइल फोन के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार किया, लेकिन ऐसा होना शायद मुमकिन नहीं। हालांकि ये सब कार्रवाइयां सीमा की स्थिति पर सरकार के पलटवार हमले का एक हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन इनमें हकीकत की जड़ भी मौजूद है। बिस्बो की शायरी, पैसा भारत से कमा, लाभ दिया उस ओर, शातिर चीनी कंपनियां, बेईमानी की डोर, फलता इनका खूब है भारत में व्यापार, ओप्पो, हुआवे, वीवो, शाओमी, शातिर हैं ये चार। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।